हेलो माय डियर्स, वेलकम टू द सक्सेस ट्री ऑफ पंजाब। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं और साथ में एटमॉस्फेयर के लेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर एटमॉस्फेयर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो क्वेश्चन पूछा था कि एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेज हैं, कौन गैसेज का क्या रोल है, और दूसरा एटमॉस्फेयर कितने लेयर से बने होते हैं। तो देखिए, आइए जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले से देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है। तो आप देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ ये इन्वॉल्व के जैसे आवरण है। तो एटमॉस्फेयर आप देखेंगे, ये ब्लू रंग का ये जो इलाका आप देखेंगे ध्यान से, मैप के सारे ज़्यादा आप अच्छे से कौन समझेंगे, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरे जो इलाका है यही एटमॉस्फेयर है। तो इन्वॉल्व ऑफ एयर, इसी के अंदर सारा मौसम संबंधी घटना हो रहा है। तो पृथ्वी के आप देखेंगे अर्थ के चारों ओर एक आवरण है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो कहता है द इन्वॉल्व ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसको वायुमंडल कहते हैं। कहता है कि जो एटमॉस्फेयर का ये जो लेयर है, जैसे छत है, ये यहाँ से क्या होता है कि बहुत सी आप देखेंगे सन का रे ऐसे आ रहा है, जो सन का रे है, बहुत से सन का रे यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से टकरा के बहुत से रे स्पेस में चला जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर एक तरह से, जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा घर का जो छत होता है, एक तरह से वर्षा से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, धूप से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी तरह ये जो इन्वॉल्व ऑफ एयर है, इसी तरह हमें जो सन से हार्मफुल रे आ रहे हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब एटमॉस्फेयर में देखें तो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, पहला इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से आ रहा है? सन से। तो सन से बहुत से रे निकलते हैं, जैसे हम लोग ये करके डिस्कस, सन से बहुत से इंफ्रा रे, अल्ट्रा रे, ऐसे करके रे निकलते हैं जो हमारे स्किन को भी एक तरह से हानि पहुँचा सकते हैं, हमारे आइज़ को भी हानि पहुँचा सकते हैं। कहता है इट एक्ट एज ए ग्रीन हाउस बाई द अलाउइंग द शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड ट्रैपिंग द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल। तो सन पर आपको पता है कि जो सन से रे अर्थ के ऊपर आ रहा है वो लॉन्ग वेव्स के रूप में आता है, और जो लॉन्ग वेव्स से सन से, ये सन है, और सन से जो रे अर्थ के ऊपर आ रहा है जिस फॉर्म में आ रहा है उसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं लॉन्ग वेव्स। जब पृथ्वी गर्म होगी तो हीट को रेडिएट करेगी, उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव्स। तो शॉर्ट वेव से क्या होता है कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ज्योग्राफी में सोलर रेडिएशन का नाम देते हैं, या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस का क्या कंपोजिशन है। जैसे पूछे कि हवा क्या है, एयर क्या है, तो कहते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैसेस है उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पूछे कि एयर क्या है, तो आप सीधे से सिंपल सा आपने बताना है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, और इसमें गैसेस के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या इसके कंपोजिशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का बार बार आपके एग्जाम में पूछा कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका क्या प्रतिशत है। तो आपने बताना है इसका टोटल परसेंटेज जो है वो 78% है। उसके बाद आप पूछे कि ऑक्सीजन कितना है, 29.9%, और 1% में अदर गैसेस है। अब सबसे बात देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही एटमॉस्फेयर के 99% गैसेस का एक तरह से निर्माण करते हैं। तो इसमें और 1% में अदर गैसेस है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो है, आपको डिस्कस किया, वो 78% है, और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है अराउंड 20.9, एक तरह से कह सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन है। अब ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट इसको आपको बताया कि लेते हैं, और प्लांट इसको एक तरह से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो लाइफ गिविंग गैसेस के रूप में है। नाइट्रोजन का ये भी है कि पृथ्वी पर जो आग लगने की घटना होती है उसे हमें एक तरह से नाइट्रोजन प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखें, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन अकाउंट्स फॉर, नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। नाइट्रोजन अकाउंट फॉर 78% ऑफ द टोटल 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। इट इज रिलेटिवली इनर्ट गैसेज, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सी कम मात्रा में है। बाकी आपको पता है कि जब पृथ्वी के ऊपर
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, कहते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो फैक्ट्री से जितने भी धुआं निकले उससे हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा रिलीज हो गया, जिससे पृथ्वी बहुत गर्म हो गई, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका बहुत ही कम प्रतिशत था, बाकी हमने ज़्यादा इसको रिलीज़ किया, तो इससे क्या फॉसिल फ्यूल के जलने से ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज हुआ, इसलिए इसकी प्रतिशत बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। उसके बाद अदर गैसेस में आर्गन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है ओजोन है। ओजोन के बारे में हम लोग डिटेल अभी एटमॉस्फेयर का लेयर लेंगे तो बताएंगे। ओजोन जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस है, और कहते हैं कि सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहा है, जिसको हम लोग आपने पढ़ा होगा UV अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आ रहा है, उसको ओजोन एक तरह से ऑब्जर्व करता है। कुछ दिन पहले हमें पता था कि एक गैस रिलीज होता था, आपको पता है CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते थे, जिससे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। बाकी हमने CFC जो रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता था उसको हमने एक तरह से यूज़ करना बंद कर दिया, और फिर से हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होने लगा है। और ओजोन जो है वो सन से जो हार्मफुल आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, उसे हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर को आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छा समझ सकते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो वाटर वेपर क्या है, एक गैस है। वाटर वेपर एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, और इसी में आप एक तरह से एक गैस है। वाटर वेपर ही एक तरह से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक तरह से लिक्विड या वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का क्या रोल है, सबसे बड़ा रोल आप देखेंगे क्लाउड के फॉर्मेशंस में, जितने भी क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं वाटर वेपर का रोल है। प्रिसिपिटेशन, रेन का वर्षा के रोल में फॉर्म हो रहा है। तो वाटर वेपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर में पानी है, जब पानी गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो आपको इसको कहते हैं वर्षा होती है। तो सबसे बड़ा आप वाटर वेपर का रोल क्या है, तो इसमें पानी की मात्रा होता है। अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कैसे जा रहा है, आप थ्रू एवोपोरेशन। जैसे सन का लाइट पड़ा पानी के ऊपर तो पानी वाष्प बन के आसमान में जा रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन। प्लांट अपने पत्ते के द्वारा एटमॉस्फेयर में जो पानी को रिलीज कर रहे हैं, इससे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जा रहा है। तो ये वाटर वेपर में कुछ प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कैसे जाता है, और वाटर वेपर जब एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग वाटर्स कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्लाउड, फॉग, ड्यू, रेनफॉल, इनके निर्माण में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। नेक्स्ट आइए, वाटर वेपर के बाद उसके बाद पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलर मैटर का मतलब होता है डस्ट पार्टिकल, धूल कण मिट्टी जिसको कहते हैं। तो धूल कण मिट्टी जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रोल प्ले करते हैं। सबसे अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन एक तरह से आपको देखिए ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो वाटर वेपर के चलते ही, पार्टिकुलर मैटर मैंने कहते हैं डस्ट पार्टिकल के चलते ही, सन जो है मॉर्निंग और इवनिंग में जिस कलर में दिखता है, रेड और ऑरेंज के कलर में दिखता है, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप कह सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक तरह से आप इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जो है कितने लेयर से बना हुआ है, वो एटमॉस्फेयर कितने लेयर से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब एटमॉस्फेयर को आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की आप लेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर एक तरह से देखें तो 4 लेयर से बना हुआ है। आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे 4 लेयर से बना है। जो सबसे पहला जो लेयर है उसका नाम है टॉपोस्फेयर। टॉपोस्फेयर तो टेम्परेचर के बेस पर एटमॉस्फेयर के 4 पार्ट है, टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के 2 पार्ट है। एक पार्ट का नाम है एनोस्फेयर और एक पार्ट का नाम है एक्सोस्फेयर। आप इसको कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए 2, ऐसे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो सबसे पहले जो लेयर है उसको हम लोग टॉपोस्फेयर कहते हैं। जैसे आप इसको सबसे अच्छा एग्जांपल दे, ये आपका एटमॉस्फेयर, इसमें जो पहला लेयर है, ये जो पहला लेयर है ये है आपका टॉपोस्फेयर। फिर ये दूसरा आपका लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा आपका जो लेयर है वो मेसोस्फेयर, और ये जो लेयर है जिसका नाम है थर्मोस्फेयर।
थर्मोस्फेयर के दो पार्ट है। जो नीचे वाला लेयर है उसको हम लोग आयनोस्फेयर कहते हैं और ऊपर वाला जो लेयर है उसको हम लोग एक्सोस्फेयर कहते हैं। ऐसे करके एटमॉस्फेयर को आप 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी के पर्पज से। अब देखिए, पहला लेते हैं टॉपोस्फेयर। तो टॉपोस्फेयर जो है आपको पता है कि आपका जो इसका हाइट जो होता है, कहते हैं कि पोल से नज़दीक है 8 किलोमीटर इसका दूरी है और इक्वेटर से 18 किलोमीटर से। कहते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर का 90% जो है 90% वो टॉपोस्फेयर ही है। क्यों? तो कहते हैं कि इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि इसी में वाटर वेपर है, इसमें वाटर वेपर है और वाटर वेपर जहां होगा, वाटर वेपर एक गैस है, जब ये चेंज होकर लिक्विड में आएगा तो इसी से रेनफॉल, बारिश होती है। तो ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर वाटर वेपर है और सारे मौसम संबंधी घटना, जितने भी मौसम संबंधी जो घटना है वो एक तरह से ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहा है। तो क्वेश्चन आता है, कौन सा जो पृथ्वी का लेयर है जहां पर सारे मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ही वाटर वेपर है। जब वाटर वेपर होगा तो इसी से क्लाउड, रेन, सारा चीज निर्माण इसी से होगा। इस लेयर के बारे में और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि यहां से 165 मीटर हाइट पर जाने पर इसमें 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर गिर जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट का नाम देते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ह्रास दर का नाम दिया जाता है। कहता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट। तो हाइट बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है 1 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट का नाम इसको दिया जाता है। दूसरा लेयर आइए, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट कि इस लेयर में वाटर वेपर नहीं है। वाटर वेपर नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें वाटर वेपर नहीं है, इसलिए क्लाउड और रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब क्लाउड और रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें क्या होता है कि जो जेट प्लेन होते हैं, जो पायलट होते हैं जेट प्लेन को उड़ाते हैं, उनको पूरा एक तरह से विजिबिलिटी होती है। तो जितना भी प्लेन होता है, जितनी भी फ्लाइट होती है, वो सारे के सारे स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड और रेन कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, कौन सा लेयर है जो पृथ्वी के जेट प्लेन के लिए आइडियल है? तो आपने बताना स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि वाटर वेपर नहीं है तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए जेट प्लेन के लिए आइडियल है। दूसरा, यहां पर एक लेयर मिलता है जिसको हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। जो ओजोन गैस है, अभी डिस्कस किया कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये 15 से 35 किलोमीटर के हाइट पर मिलता है, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक है, उसके बाद 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच के लेयर को हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं। ये आपका रहा मेसोस्फीयर। जो मेसोस्फीयर है, यहां पर जाने पर टेम्परेचर बहुत ही फॉल हो जाता है, इसलिए इसको सबसे कोल्डेस्ट लेयर का नाम दिया गया। सबसे ठंडी लेयर है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस। और इसी में सारे के सारे जिसको मेटोर्स या मेटोआइट कहते हैं, जिनका निर्माण एस्ट्रॉइड्स माने उल्का से, जो उल्का पिंड होते हैं, इसी के अंदर आके सारे के सारे जल जाते हैं। तो मेट्रोइड्स के लिए भी फेमस है। उसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है 80 से लेके 480 किलोमीटर के बीच में है। इसमें क्या, चूंकि थर्मोस्फीयर है वो पूरा का पूरा आयंस पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही गर्म लेयर है, इसलिए इसको हॉटेस्ट लेयर भी कहते हैं। इसको हॉटेस्ट लेयर कहते हैं, गर्म लेयर कहते हैं, हॉटेस्ट लेयर, सबसे गर्म लेयर। नेक्स्ट, उसके बाद जो लेयर है उसको बोलते हैं, जो थर्मोस्फीयर के 2 पार्ट में डिवाइड है। थर्मोस्फीयर का एक लेयर है, उसका नाम है आयनोस्फीयर। जो आयनोस्फीयर है वो आयन पार्टिकल से बने हुए, आयन पार्टिकल से बने हुए
ये आयन पार्टिकल से बने हुए हैं। ये रेडियो यहां पर सारे के सारे सैटेलाइट होते हैं, इसलिए ये सारे आयन पार्टिकल से बने हुए हैं, इसलिए रेडियो कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेयर में रेडियो कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है, तो आपने बताना आयनोस्फीयर, क्योंकि ये आयन पार्टिकल से बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर है यहां पर लाइट गैस हीलियम मिलते हैं, और एक्सोस्फीयर के बाद कोई भी लेयर नहीं है, इसका मतलब कि ये छत आके यहां पर खत्म हो गई। यह एक तरह से इनवर्स में एक तरह से मर्ज कर जाता है। तो ये डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर कितने लेयर से आपके बने हुए हैं। अब हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ये डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या कंपोजिशन है, और एटमॉस्फेयर क्या क्या लेयर बने हैं, हर लेयर की क्या क्या एक तरह से नेचर्स है। जैसे कि थर्मोस्फेयर का रोल क्या है रेडियो कम्युनिकेशंस में। जो एक्सोस्फेयर है उसमें क्या मिलते हैं, लाइट गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन। सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है, कहां पर ओजोन गैसेस मिलते हैं, और कौन सा लेयर क्लाउड और रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर टीचिंग्स के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी के ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला कहता है विच गैस कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है। देख के ही आपको लग रहा है, राइट आंसर इज 1 का बी। 1 का बी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन पूछे कितना बजे एटमॉस्फेयर में है, तो आपने टिक लगाना है 78%। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 का बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा क्या है। अब एक तरह से यहां पर आपने कॉन्सेप्ट समझे, ऑक्सीजन जो है वो कितना है, अराउंड 21% ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 21% है। जो ऑक्सीजन होता है एक तरह से लाइफ गिविंग गैसेस होता है, लाइफ गिविंग गैसेस होता है, जिसको प्लांट क्या आता है, प्लांट जो है CO2 लेते हैं और O2 ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, 2 का बी। 3 विच गैस प्ले द मेजर रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कि कौन सा गैसेज है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 3 विच गैस प्ले द मेजर रोल इन द ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहां पर आपने देखा जो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा जो गैस रोल प्ले करता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पूछे कितना परसेंट अर्थ के ऊपर था, तो आपने बताया 0.03% था। अब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आप पूछे कैसे इंक्रीज हो रही है, एक तो फैक्ट्री से जो धुएं निकल रहा है, फिर मोटर कार, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसके मात्रा से बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, पृथ्वी गर्म हो रही है और इससे चेंज इन क्लाइमेट भी हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा बहुत ही कम है।
बाकी हमने इसको ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं जिससे पृथ्वी एक तरह से गर्म हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा है? पहला मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लोवेस्ट लेयर। तो सबसे टॉप में जो लेयर है उसका नाम एक्सोस्फेयर है। जो एक्सोस्फेयर है वो सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप में एक्सोस्फेयर है, और सबसे लोअर है टॉपोस्फेयर। टॉपोस्फेयर है। तो टॉपोस्फेयर में क्या है? सबसे लोवेस्ट लेयर पूछे तो कौन सा है? इसमें टॉपोस्फेयर है। टॉपोस्फेयर अभी डिस्कस किया कि सारे मौसम संबंधी घटना, वेदर एंड क्लाइमेट, वो सारे के सारे एक तरह से टॉपोस्फेयर में ही हो रहे, जिसलिए इसको वेदर का थिएटर भी कहा गया है, क्योंकि सारे मौसम से क्लाउड रेन एवरीथिंग, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर है, इसलिए सारे मौसम संबंधी जो घटना है वो टॉपोस्फेयर के अंदर ही हो रहे हैं। इसलिए 4 का सी इज राइट आंसर। 4 का सी मिलाइए, 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5। द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच एटमोस्फेयर लेयर। जो ओजोन लेयर है, जो सन से हमें अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो किस लेयर में मिलता है? द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5, किस लेयर में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। अभी बताया कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें वाटर वेपर नहीं है, तो एक तो जेट प्लेन के लिए बहुत आइडियल है। जेट प्लेन इसमें फ्लाई करते हैं कि पायलट को बहुत ही विजिबल होता है, बहुत दिखता है, क्योंकि क्लाउड और रेन नहीं है। सारे मौसम संबंधी घटना जो है इसके अंदर है, टॉपोस्फेयर के अंदर है। क्लाउड और रेन सारे टॉपोस्फेयर में दिखते हैं, तो जेट प्लेन के लिए ये सबसे आइडियल है। उसके बाद इसी में ओजोन मिलता है। ओजोन गैस मिलते हैं, जो सन से यूवी रे आ रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ओजोन गैस नहीं होता तो क्या होता है? सन के रे हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता था। इसलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसी के अंदर ओजोन गैस मिलता है, जिसका फॉर्मेशन O2 प्लस O1 से होता है, O3। पहले क्या होता है कि ये गैस हम लोग रिलीज करते थे, जिसको CFC कहते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, और इसी से अर्थ के ऊपर रे आ रहे थे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, जिससे लोगों को, बहुत लोगों को स्किन कैंसर हो रहा था। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, अब इसका ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले ओजोन होल, आपको ओजोन होल सुना होगा नाम, जो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया था। तो 5 का बी इज राइट आंसर। 5 का बी मिलाइए, 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। विच लेयर कॉन्टेन मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना। अभी डिस्कस किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा लेयर में सारे के सारे वेदर फिनोमेना, मौसम संबंधी घटना हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, वेदर फिनोमेना। विच लेयर कॉन्टेन द मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना, सारे मौसम संबंधी घटना। तो देखिए बोर्ड पर, इसका राइट आंसर होगा टॉपोस्फेयर। तो टॉपोस्फेयर में सारे मौसम संबंधी घटना हो रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में 2 चीज के लिए, एक तो जेट प्लेन, ओजोन। मेसोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, और थर्मोस्फेयर सबसे हॉटेस्ट है, जिसके 2 पार्ट है, एक को आइनोस्फेयर और एक को एक्सोस्फेयर। जो आइनोस्फेयर है वो रेडियो कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर रहा है, जो एक्सोस्फेयर है
वहाँ पर लाइट गैसेस मिलते हैं और फाइनली ये इन्वर्स में मर्ज कर जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन। विच लेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? किस लेयर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है? लास्ट क्वेश्चन बड़े, एनीवन? तो विच लेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? किस लेयर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है? विच लेयर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर? स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। इसमें बताया द राइट आंसर इज थर्मोस्फीयर। जो थर्मोस्फीयर है वो सबसे हॉटेस्ट लेयर है। जो मेसोस्फीयर है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। तो दो क्वेश्चन है यहां बन गया कि सबसे हॉटेस्ट गैस कौन सा है, सॉरी हॉटेस्ट लेयर कौन सा है? तो आपने बताना है मेसोस्फीयर, सॉरी थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है सबसे हॉटेस्ट लेयर जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ये पूरा का पूरा एक तरह से आयन पार्टिकल से बना होता है। और दूसरा हमने लिया कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन है? मेसोस्फीयर, जहां पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया, आपका एक सेशन हमने डिस्कस यहां पर किया। फिर से एक क्विक रिवीजन आपको करवा दो थोड़ा सा। अब यहां पर हमने दो बातें डिस्कस किया। तो एक तो एटमॉस्फेयर का गैसेस का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन माने किस गैसेस से हमारा एटमॉस्फेयर बैसा। तो याद रखिएगा कौन कौन से गैसेस कौन कौन से हैं और उसका रोल क्या है। जैसे नाइट्रोजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, CO2 का क्या रोल है, वाटर वेपर का क्या रोल है और डस्ट पार्टिकल का क्या रोल है। ये 3, 4, 5 आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, फिर CO2 का क्या रोल है। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी को एक तरह से गर्म रखती है। सन से जो रे अर्थ के ऊपर आ रहा है किस प्रोसेस से आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस। और जिस प्रोसेस से आ रहा है उसको इंसुलेशंस भी हम लोग कहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कितने लेयर से बना हुआ है और ये लेयर का रोल्स क्या है। किस लेयर में वेदर फिनोमेना, कौन सा लेयर हॉटेस्ट है, कौन सा लेयर कोल्डेस्ट है, कौन सा लेयर रेडियो कम्युनिकेशंस में रोल प्ले कर रहा है, किस लेयर में ओजोन गैस मिलते हैं। यही टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो जब भी आप एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और लेयर के ऊपर डिस्कस करें तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और आने वाले आपके टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आप कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर्स दें। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और फिर कोई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। और ये जो सीरीज़ होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक टॉपिक लेते हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। और फिर कुछ लास्ट में हम लोग 5 से 6, 7, 10 क्वेश्चंस MC के रूप में प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आपको पता लग जाए कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आने वाले दिन में आपके आ सकते हैं। तो आई होप कि सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा। एक आपका क्विक रिवीजन हो सकता है और जो चीज़ें हमने ली हैं, जो लोग टीचिंग की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि क्लास 6 ये जो चीज़ें हमने ली है क्लास 7th स्टैंडर्ड का है और 7th स्टैंडर्ड के बुक में दिया हुआ है कंपोजिशन एंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो रेफरेंस के रूप में आप क्लास 7th की भी बुक देख सकते हैं जहां पर दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन में किस किस गैसेस से एटमॉस्फेयर बना है और दूसरा एटमॉस्फेयर के कौन 4 इंपॉर्टेंट लेयर है और इन चारों लेयर में कौन सी घटना घट रही है। तो ये हमने रेफरेंस के रूप में टॉपिक लिया। तो आई थिंक सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और फिर कोई आपके लिए कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक लेके आऊँगा और डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।